हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज अपने स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का प्रीमियम क्रैश कोर्स का एपिसोड नंबर 5 है। डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करते हो रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हो रैंडम सर्च से या फिर आपने डायरेक्ट इसी टॉपिक पे जंप करा है, तो एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि शुरू से देखो, शुरू से वीडियोस को देखोगे, शुरू से पूरे कोर्स को देखोगे तो वन बाय वन आपको सारी चीज़ें सिक्वेंशियल फॉर्म में पता चलेंगी, प्लस प्रोसेस में आप रहोगे। तो आई बटन पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ, नहीं तो प्लेलिस्ट सेशन में जाके आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा कि मास्टर द स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो लेवल क्रैश कोर्स यहाँ पे बनाई हुई है एक प्लेलिस्ट। इस पे जाके आप सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखो, वन बाय वन आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अब इस एपिसोड की बात करता हूँ, तो इस एपिसोड में हम डिटेल में सीखेंगे कि सेगमेंट्स कौन से होते हैं मार्केट में, कितनी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, सब कुछ इन डेप्थ हम डिटेल में सेशन में जानेंगे। अभी तक हम कोर्स में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े लेकिन काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। अगर मैं बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पे हमने पहले रोड मैप देखा कि किस तरीके से किसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टार्ट करने में भी। अगर आप अच्छा स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ आपको एक एज क्रिएट हो जाएगा कि आप आगे लंबे रन तक टिक सकते हो। तो वो कुछ टॉपिक जो थे हमने डिस्कस करे थे उस वीडियो में। दूसरा हमने कहा कि ये मार्केट चलता किस तरीके से, बायर सेलर्स के बीच में फाइट किस तरीके से होती है, प्लेयर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे मार्केट में, जो किस तरीके से वर्क करता है ओवरऑल मार्केट, स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई सा भी मार्केट हो। तो वो सब चीज़ें हमने डिटेल में सीखी वहाँ पे। थर्ड एपिसोड में हमने क्या सीखा, थर्ड एपिसोड में हमने ये सीखा कि कितने तरह के मार्केट्स होते हैं। 4 तरीके के मार्केट्स होते हैं: इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। किस में ज़्यादा एडवांटेज है ट्रेड करने में, किस में कम एडवांटेज है ट्रेड करने में, किस में रिस्क ज़्यादा है बेसिकली ट्रेड करने में, सब कुछ हमने उस एपिसोड 3 में जाना था। एपिसोड 4 एक बस इंट्रो वीडियो थी बेसिकली। एपिसोड 4 ये था कि मैं पर्सनली कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, प्लस कौन सा डीमैट अकाउंट बेटर होता है, डीमैट अकाउंट अच्छा हो वो किस तरीके से पता लगाता है, और अच्छे डीमैट अकाउंट में ही क्यों ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका कैपिटल खोने का, धोखाधड़ी का, अगर मैं कह सकता हूँ, जो बेसिकली अपना जो स्कैम्स रहते हैं उसका। तो आपको थोड़ा सा संभल कर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो जिसने भी डीमैट अकाउंट वाली नहीं देखी है ज़रूर जाके देख लेना। मैं पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अभी तक किसी ने डीमैट अकाउंट अपने ऊपर नहीं करा है तो वहाँ से जाके कर सकता है, सेफेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। और सारी जो एक बढ़िया चीज़ें चाहिए होती हैं आपको एज अ ट्रेडर, चार्ट्स पर चाहे आपके बेसिकली अपने टर्मिनल पर हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक्चुअली एक ही ब्रोकर के पास। हर तरह की आप उसी के पास ट्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि मार्केट्स में कितने तरह के सेगमेंट्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड और इन्वेस्टिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर नए हैं ऑल वाला बटन दबा लें, जैसे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। डेली बेसिस पर यहाँ पे एनालिसिस वीडियोस भी आती है। अगर आप ट्रेड करते हो अभी या फिर इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी आप इंपॉर्टेंट आपके लिए एनालिसिस वीडियोस रह सकती हैं, तो ज़रूर जाके देखना। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है सब्सक्राइबर काउंट का, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मेरे को अच्छा लगेगा, मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो यहाँ पे इनकरेज और एक बूस्ट प्रोवाइड करता है मुझे पर्सनली एक नए नए अच्छा कंटेंट बनाने में, नई अच्छी एनालिसिस वीडियोस बनाने में और बढ़िया चीज़ें आपको प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बार बार इस कोर्स के बीच में हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एक बार मैंने शुरू में कह दिया, आपको करना है कर दो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करा तो इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखो पेशेंटली, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेगमेंट्स भी इसमें 2 तरीके से कैटेगराइज करे जा सकते हैं कि करना क्या है एक्चुअली, क्या आपको इन्वेस्टिंग करनी है या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग में कौन से सेगमेंट्स होते हैं मार्केट में, प्लस ट्रेडिंग में कौन से सेगमेंट्स होते हैं मार्केट में। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टिंग के, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग के, और दोनों के एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस करा है प्रीवियस पार्ट्स में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली इस पर जब मत करो, थोड़ा सा टाइम अपना दोगे तो पेशेंटली प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ कि इन्वेस्टिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो, क्या क्या सेगमेंट्स हैं बेसिकली, कि कितने टाइप, कितने वेज के थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हो मार्केट्स में। तो जनरली 3 तरीके जो मैं समझता हूँ, वो 3 तरीके कौन से हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बाइंग और सेलिंग कर सकते हो स्टॉक्स की। आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसको होल्ड करा
और बाद में जब उसकी प्राइस बढ़ी तो उसको बेच दिया। ये आपका हो गया सिंपल सी इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिलीवरी पे स्टॉक को लेना। आपको आप अगर आप बाइंग पे क्लिक करोगे आपके ब्रोकर में तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते होंगे जैसे ऊपर, यहाँ पे एक में इंट्राडे लिखा रहता होगा और एक में यहाँ पे लिखा रहता होगा क्या, डिलीवरी लिखा रहता होगा। तो डिलीवरी मतलब क्या होता है कि आप उसे कभी तक भी होल्ड कर सकते हो। आप चाहे आज के लिए होल्ड करो, कल के लिए होल्ड करो, 1 महीने के लिए होल्ड करो, 10 साल के लिए होल्ड करो, 50 साल के लिए होल्ड करो। आपके ऊपर है कि आपको कब तक होल्ड करना है, कब बेचना है। ठीक है, तो उसे आप डिलीवरी पे कहते हो, मतलब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग मैंने कर दी। ठीक है, दूसरी तरीके से इन्वेस्ट बेसिकली आपके किस तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वो है आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी नाम सुना होगा, SIPs, म्यूचुअल फंड्स। क्या होता है इसमें, आप क्या करते हो, अपना पैसा ये बेसिकली जो अपना एक फंड मैनेजर है उसको देते हो, तो वो कुछ परसेंट हिस्सा आपके फंड में से काटता रहता है रेगुलर बेसिस पे। प्लस मतलब जो उनकी फीस रहती है नॉर्मल, जो बेसिकली चार्जेस रहते हैं वो अपने काटते हैं चार्जेस। उसके बाद आपका पैसा जहाँ पे वो एलोकेट करते हैं, तो वो एसेट अगर बढ़ता है तो आपका पैसा भी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ता है और अच्छी तरीके से अच्छी रेट के साथ कंपाउंड होकर बढ़ता है। जैसे मान लो मैंने 5 साल की SIP करा ली। अब 5 साल की SIP आप किसी स्टॉक में करा रहे हो या फिर डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड में करा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैंने ICICI प्रूडेंशियल में करा ली। वहाँ पे मुझे ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिल रही है, मान लो 10% की इंटरेस्ट रेट से ग्रो कर रहा हूँ और यहाँ पे अच्छी खासी SIP मेरी चल रही है। तो एवरेज एवरेज अगर आप मार्केट को भी मानोगे तो 10-12% यहाँ पे मिल जाता है, अगर अच्छा नॉर्मल सिनेरियो बना रहता है तो। ठीक है, बियर मार्केट बुल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सिनेरियो एक स्टैटिक सिनेरियो बना रहता है तो 10-12% के रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब अगर मान लो अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो वो छोटी सी फीस आपसे निकाल लेंगे, प्लस आपको बढ़िया यहाँ पे एक बड़ा रिटर्न कमा के दे देंगे। जैसे मान लो 1 लाख का यहाँ पे अगर बेसिकली मैं 10% मान के चलता हूँ तो आपको 10,000 यहाँ पे प्लस हो गए। ठीक है, अब अगले साल ये नहीं होगा कि अगले साल आपको 10 लाख मिलेंगे, अगले साल आपको 1.1 लाख, क्योंकि 10 लाख तो इसमें ऐड हो गए ना, 10,000 तो इसमें ऐड हो गए, तो 1.1 लाख पे कितना हो गया, आपको 11,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पे कंपाउंड होते रहते हैं, फिर 11,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर उसका 10%। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि रिटर्न मिले। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड में क्या डिपेंड करता है कि कौन सी एसेट क्लास में आपकी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्या वो आपकी इन्वेस्टिंग गोल्ड में कर रहे हैं, बेसिकली कमोडिटीज़ में, गोल्ड सिल्वर में कर रहे हैं? क्या वो आपकी इन्वेस्टिंग इक्विटीज़ में कर रहे हैं? क्या वो आपकी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली रियल एस्टेट में? कहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स में, तो वो आपको देख के रहना पड़ता है, वो आप उनसे पूछ सकते हो। वो उसमें मेंशन्ड भी रहता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टिंग करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। तीसरा तरीका जो एक काफ़ी ट्रेंड में है, जिसे अपन कहते हैं ETFs को बाय करना। ETFs बेसिकली क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो भी आपका ब्रोकर है वो एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होगा, तो वो एक्सचेंज से कुछ ETFs बेसिकली, मतलब आप अगर मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में बताऊं तो देखो आपको क्या करना है, आपको मान लो निफ्टी खरीदना है, तो आप निफ्टी को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आप निफ्टी के या तो फ्यूचर्स खरीदो या फिर निफ्टी के ऑप्शंस खरीदो। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तो एक्सपायरीज रहती हैं कि आपको 1 हफ्ते बाद बेचना है, आपको 1 महीने बाद बेचना है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहती है। तो इन्वेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हो, आपको लंबे टाइम तक 10 साल तक खरीदना है, तो आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हो। अब ETF अलग अलग कंपनीज के होते हैं। ETF बेसिकली क्या है, इनके NAV रहती है। NAV जैसे अगर मैं बताऊं तो NAV क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में जैसे NAV रहती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू, या फिर पर प्राइस, एक मतलब प्राइस डिसाइडेड रहती है कि एक यूनिट, पर यूनिट के हिसाब से इनकी प्राइस डिसाइड रहती है। तो 1 यूनिट कितने की है, 2 यूनिट कितने की है, उस हिसाब से ETFs आपकी रहती है। अलग अलग कंपनीज की ETFs रहती हैं, जैसे निपन निफ्टी बीज हो गई। निफ्टी बीज आपने सुना होगा, निफ्टी बीज क्या है, एक ETF है। अगर मैं आपको ब्रोकर पे ले जाके दिखाऊं, ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे मैं चला गया अपने ब्रोकर में बेसिकली, जब जो धन जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, जिसके ऊपर मैं लास्ट वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो जाके देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा ETF सर्च कर देता हूँ। अब मान लो एग्जांपल के लिए मुझे सिल्वर को खरीदना है, तो मैं सिल्वर कमोडिटीज़ नहीं खरीद के, सिल्वर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं खरीद के, सिल्वर के ETFs खरीद लेता हूँ कि 10 साल में सिल्वर कितनी ग्रोथ होगी। मुझे पता है कि सिल्वर की ग्रोथ बहुत होगी, सोलर प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रही है, अलग अलग जगह कार, जो बैटरीज वाली कार है उनमें यूज़ हो रही है, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ हो रही है, सब जगह यूज़ हो रही है सिल्वर। तो मैं सिल्वर का ETF खरीदना चाहता हूँ, तो मैं ETF लिखूंगा, तो ETFs तो बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे टाटा गोल्ड ETF हो गया, यहाँ पे आप देखो टाटा सिल्वर ETF हो गया, मतलब ये टाटा के हैं। ज़ीरोधा एक अच्छा ब्रोकर है तो उसके सिल्वर ETFs हो गए, SBI गोल्ड ETF, SBI सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर ETF। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिल्वर ETF खरीदना है।
तो यहाँ पे मैं अगर मैं सिल्वर ETF खरीदूंगा तो बहुत सारे सिल्वर ETFs आ जाएंगे। अब किसी भी आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैं SBI सिल्वर ETF पे क्लिक करता हूँ तो इसकी कुछ अलग प्राइसिंग होगी। जैसे ये एक यूनिट, अभी एक सिल्वर ETF की यूनिट, जैसे एक शेयर मान लो, एक शेयर कितने का है SBI सिल्वर ETF का, 148 रुपीज़ का चल रहा है। अब ये घटता बढ़ता किस हिसाब से, जिस हिसाब से सिल्वर ऊपर नीचे होगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर मान लो मैं दोबारा सिल्वर ETF लिखता हूँ तो दूसरा ETF किसका होगा, दूसरा ETF मान लो अगर मैं HDFC का सिल्वर ETF खरीदता हूँ, वो कितने का है, वो 145 रुपीज़ का है। भी प्राइसिंग ऊपर नीचे ज़्यादा है, ऊपर कैसे है, ये बेसिकली रिटर्न्स के परसेंटेज पे है। तो एस्टिमेटेड यही माना जाता है, जैसे मान लो अगर सिल्वर बढ़ती है 25% से, अगर मान लो सिल्वर 5 साल में 25% से बढ़ती है तो ये भी उसके आसपास ही बढ़ेगा, या तो ये 24% के आसपास, 26-27% के आसपास आपको रिटर्न्स दे देगा। तो उसके आसपास के एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको ETFs में भी मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बड़े पीरियड पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ETFs में, तो आप ETFs में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही खरीद सकते हो निफ्टी को, या फिर बेसिकली किसी कमोडिटी को उस बेसिस पे नहीं खरीद सकते। और अगर आपको खरीदना ही है तो फिर आप फिजिकल खरीद सकते हो, वो आपकी एक इन्वेस्टिंग का तरीका सकता है। लेकिन ETFs काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो निफ्टी का आपको ETF खरीदना हो, बैंक निफ्टी का ETF खरीदना हो, किसी कमोडिटी सिल्वर का ETF खरीदना हो, ठीक है, अलग अलग ETFs आप खरीद सकते हो। काफ़ी सारे ETFs हैं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, डिफेंस शेयर खरीदने हैं, तो आप अलग अलग डिफेंस शेयर ना खरीद के डिफेंस शेयर का एक ETF, जिसमें सारे डिफेंस के शेयर ऑलमोस्ट, जैसे कि अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, और अपना कौन सा हो गया, काफ़ी सारे हो गए, BEL हो गया, बेल हो गया, और पारस डिफेंस हो गया, तो काफ़ी सारे डिफेंस के शेयर अपने एक ही ETF में आ जाएंगे। अब एक ही ETF को खरीद लो, जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर पूरा बढ़ेगा, डिफेंस में ग्रोथ आएगी, इंडियन डिफेंस में, ऐसे ऐसे वो आपके ETF में भी ग्रोथ आएगी। तो ये होता है कि ETF कलेक्शन है काफ़ी सारे स्टॉक्स का, या फिर किसी पार्टिकुलर ऐसी चीज़ का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अवेलेबल है, पर आपको इन्वेस्टिंग करने तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसलिए काफ़ी फेमस अभी ये हाल फिलहाल में हुआ है ETF, ठीक है। तो इसका ये एक रीज़न है। इन्वेस्टिंग के समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग कितनी तरीके से कर सकते हैं। ट्रेडिंग की भी 2 से 3 तरीके हैं। ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो, कितने सेगमेंट में कर सकते हो। सबसे पहला सेगमेंट आता है कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट कैसे, कुछ नहीं करना, स्टॉक खरीदने से डिलीवरी पे हम यहाँ पे होल्ड करके स्टॉक खरीद रहे थे, स्टॉक खरीदा, आज खरीदा मैंने 50 रुपये में, ठीक है, 5 दिन बाद वो हो गया 50 से 60, बल्क में मैंने खरीदी थी क्वांटिटी, मान लो मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, तो 50 से वो 60 हो गया, तो मेरे को 1000 बेसिकली 10 रुपये मिल गए एक क्वांटिटी पे। तो 1000 क्वांटिटी पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब स्विंग्स पे प्ले कर रहे हो आप, किसी भी एनालिसिस के थ्रू कैश में ट्रेड कर रहे हो, आप कोई लेवरेज वगैरह नहीं ले रहे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस फ्यूचर्स नहीं कर रहे, आप सिर्फ कैश में ट्रेड कर रहे हो। आप ऐसे होल्ड कब तक भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ट्रेड कर रहे हो तो इसमें क्या ध्यान रखना है, आपके पास कैपिटल बेसिकली लिमिटेड होगी, आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका एक प्रॉपर टारगेट भी हो, आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी हो। ऐसा नहीं हो कि वो अगर आपके अगेंस्ट शेयर जा रहा है तो फिर आप उसे लेके बैठे हुए हो, होल्ड करके बैठे हो, कब तक होल्ड करके बैठोगे, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी तो चलती है कैश में, तो तभी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप छोटी क्वांटिटी से करोगे तो वो ट्रेडिंग का रह जाएगी, वो एक तरीके से इन्वेस्टिंग के रूप में ही बदल जाएगी। तो टारगेट अपना सेट रखो, SL अपना सेट रखो, SL जाए कोई बात नहीं, टारगेट आए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैश में किस तरीके से कैश में ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल स्टॉक की बाइंग सेलिंग, और कुछ भी नहीं। दूसरा अपना सेगमेंट होता है इंट्राडे। बेसिकली इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे आप स्टॉक में करते हो या फिर जिसमें भी करते हो, बेसिकली स्टॉक में करते हैं, ETF भी आप कर सकते हो ट्रेड। तो उसमें क्या होता है, इंट्राडे में भी आप करते कैश में हो, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स आपको क्या करते हैं, 5x का मार्जिन दे देते हैं, 5x मार्जिन। अब इंट्राडे में क्या करना है, सेम डे पर आपकी एग्जिट होगी, सेम डे पर आपकी एंट्री होगी। मतलब आपने आज कोई स्टॉक खरीदा 10 रुपये में, वो चला गया 10 से 12 रुपये, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं भाई 10 रुपये खरीदा, 10 से 12 रुपये चला गया, 2 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान से सुनना, जहां आप 1000 क्वांटिटी खरीद रहे थे, वहां आप 5x मार्जिन पे कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, 5000 क्वांटिटी। अब ये आपके ऊपर है, रिस्क के ऊपर, वो नीचे जाएगा तो आपका 5000 क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क रहेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आपने 5000 क्वांटिटी खरीद ली, क्योंकि उतने रुपए में, सेम अमाउंट में, आपका अमाउंट नहीं बढ़ा, आपको 5x का मार्जिन मिल गया, मतलब एक तरीके से लोन मिल गया। तो 5 गुना क्वांटिटीज खरीद सकते हो सेम अमाउंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपके पास पैसे कितने थे, 1000 क्वांटिटी के लिए, आपको 5x तक का लेवरेज मिल गया, 5x तक की आपकी कैपिटल हो गई, तो आपको 5000 क्वांटिटी मिल गई। तो आप 5000 क्वांटिटी आपने खरीदी, और यहाँ पे कितना है, 2 रुपये का डिफरेंस, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया पर शेयर पे। तो 5000 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 10,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इंट्राडे में।
तो आपको सेम डे पर एग्जिट, सेम डे पर एंट्री। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई अगर हमने नहीं काटा 3:30 तक अपना ट्रेड तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस चल रहा हो, किसी भी पोजीशन पे वो होगा 3:29 कुछ सेकंड पर, या फिर 3:30 तक आप मान सकते हो आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब इंट्राडे के फायदे हैं कि इसमें ब्रोकरेज वगैरह थोड़ी सी कम लगती है, चार्जेस थोड़े से कम लगते हैं, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है इंट्राडे बेसिस पर। ठीक है। तीसरा तरीका जो कि सबसे फेमस तरीका, जिसके लिए एक अलग से वीडियो भी लगेगी, मुझे अलग से वीडियो लगेगी पूरा समझाने के लिए, लेकिन यस जब यहाँ पे सारे सेगमेंट्स कवर कर रहा हूँ तो उसे भी मैं यहाँ पे कवर कर कर चलूँगा। कौन सा अपना तरीका है? वो है अपना F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूचर्स। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस। ऑप्शंस हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए अभी, फ्यूचर्स एक बार को आ जाएगा, पर ऑप्शंस बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। जो नए लोग हैं तो उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सिंपल सी एक अलग वीडियो आएगी अपनी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखो आप किस किस में कर सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप कुछ स्टॉक्स में कर सकते हो जिसमें अवेलेबल है, प्लस ऑलमोस्ट जिस इंडाइसिस में अवेलेबल है, बेसिकली इंडेक्स में कह लो, उसमें आप कर सकते हो। स्टॉक्स मतलब कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स में अवेलेबल हैं, जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसीज सर्विसेज TCS में हो गया, इन्फोसिस में हो गया। इन स्टॉक्स में अपनी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। इंडेक्स कौन से हो गए? अपना निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ये अपने सारे इंडाइसेस हैं। सिंपल से समझ में आ गया। इंडेक्स के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इंडेक्स किस तरीके से बनता है, किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, क्या मिलकर कितने स्टॉक को मिलकर किस तरीके से इंडेक्स बनता है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में प्रीवियस एपिसोड में बता चुका हूँ, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मान लो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल, बेस इंडेक्स अपना जो होता है निफ्टी, कौन सा होता है अपना बेस इंडेक्स? निफ्टी और सेंसेक्स। मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ। आप निफ्टी को डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप ETF के थ्रू कर सकते हो, 5 साल के लिए निफ्टी खरीद ली। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है कुछ टाइम के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर बेसिकली इंट्राडे में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करनी है, वो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हो। फ्यूचर बाय सेल मतलब आपको क्या लग रहा है, आपके ऊपर है, ये आपकी बेसिकली क्या होगा, बेसिकली स्किल के ऊपर है। ठीक है। आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो आप निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे बाय कर लोगे। आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगी तो आप निफ्टी के फ्यूचर सेल कर दोगे। सिंपल सी क्वांटिटी, सिंपल सी यहाँ पे अपनी एक ऑब्जर्वेशन हो गई, सिंपल से अपना एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। बस एक नया कॉन्सेप्ट F&O में क्या है, अब आप पूछोगे कि भाई इसमें अलग क्या है, ETF बाय सेल कर लो वो तो इसमें कॉन्सेप्ट अलग है लॉट साइज का। लॉट साइज मतलब क्या? एक फिक्स्ड लॉट साइज होगा हर एक इंडेक्स का, हर एक स्टॉक जो कि F&O में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, निफ्टी में कितने का लॉट साइज है? अभी निफ्टी में 75 क्वांटिटीज़ का लॉट साइज है। पहले 15 का भी 25 का भी रहा है, 50 क्वांटिटीज़ का भी रहा है, 75 का हो गया। चेंज होता रहता है, सेबी की अलग अलग गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अपनी वाली कॉम्प्लिकेट करने वाली बात नहीं है। 75 क्वांटिटीज़ का अपना एक लॉट होता है, मतलब 75 के मल्टीपल्स में ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। एक लॉट मतलब 75 क्वांटिटीज़, 2 लॉट मतलब 150 क्वांटिटीज़, 3 लॉट मतलब 225 क्वांटिटीज़। अब आप इनके बीच में नहीं ले सकते कि अब 250 क्वांटिटीज़ दे दो, नहीं। या तो आपको 3 लॉट लेने पड़ेंगे जिसमें 225 क्वांटिटीज़ हैं, या फिर आपको 4 लॉट लेने पड़ेंगे जिसमें अपने 300 क्वांटिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 250 क्वांटिटीज़ ले लो, नहीं, वो नहीं यहाँ पे अवेलेबल है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है। तो आपको पैसा भी उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लो एक लॉट आ रहा है 1 लाख में, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1 लाख आ रहा है, एक लॉट आ रहा है 1 लाख में, तो फिर आपके 5 लॉट कितने में आ जाएंगे? 5 लाख में। सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। ठीक है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो अपने हिसाब से, सेलिंग कर सकते हो। आपको लगेगा कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो आप बाय करके चलो, आपको लगेगा निफ्टी नीचे जाएगी तो सेल करके चलो। लेकिन ये एक जो टिप मैं बताना चाहूँगा वही बताना चाहूँगा, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा इजी होता है। पोजिशनल मतलब क्या होता है? जो लंबे टाइम तक निफ्टी को होल्ड या बेसिकली खरीद कर या बेच कर रखते हैं। जैसे कि मान लो मुझे लग रहा है कि अगले 1 महीने का क्या हुआ है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, रॉकेट होगा, तो मैं फ्यूचर्स खरीद लूँगा। मुझे लग रहा है निफ्टी यहाँ पे क्रैश कर सकता है, एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी, काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, बड़े लेवल्स पे आ चुका है, तो यहाँ से मैं निफ्टी को बेच दूंगा। तो पोजिशनल व्यू में फ्यूचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी और कहानी जानते हैं। ऑप्शंस बेसिकली होता है, ऑप्शंस को अगर मैं बताऊं तो अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शंस असली में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑप्शंस असली में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है।
हैजिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब हैजिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अलग वीडियो आएगी, तो उसको तो ज़रूर देखना। लेकिन हैज बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो हैज क्या होता है कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपका सेफ्टी होती है एक, मतलब अगर आपका लॉस होगा भी तो आपका मिनिमम लॉस हो, ठीक है, मिनिमम लॉस, अगर आपका लॉस है नेगेटिव में जा रहे हो तो वो मिनिमम हो, वो आपका हेज यहाँ पे आपको एक जजमेंट देता है, आपके लिए एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस। लेकिन नॉर्मल सी बात है, रिटेलर्स करते क्या है, बड़े प्लेयर्स भी करते हैं कि वो ऑप्शंस को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो उसको हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि निफ्टी चल रहा है अपना 25,000 पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से चेन होती है। अब उसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो अलग वीडियो आएगी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की, उसमें आपको डिटेल में एक चीज़ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, चीज़ होती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस लिखी होती है। स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती हैं कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे तो फिर अगली वीडियो में और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके खुल जाएंगे। यहाँ पे अपने देखो इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिखती है। यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम में सी मतलब कॉल, पीई मतलब पुट। कॉल मतलब आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगी, पुट मतलब आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगी, ठीक है। अब 25,000 मान लो अभी स्ट्राइक प्राइस है, अपनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी चल रही है, 25,000 करंट स्ट्राइक प्राइस। ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस अलग अलग होंगी। अब इसके ऊपर कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, बेसिकली 25,450, 50 पॉइंट के गैप में, फिर 25,400, 50 पॉइंट के ऊपर ऊपर चलती जाएगी, एंड सो ऑन। नीचे क्या होता जाएगा, 50 पॉइंट प्लस होते जाएंगे, 25,050, फिर 25,100, फिर 25,150। इस तरीके से ऑप्शन चेन पूरी बिल्ड होती है। अब इस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कुछ एक्स वाई जेड कॉल का भी प्रीमियम रहेगा, कुछ एक्स वाई जेड पुट का भी प्रीमियम रहेगा। ऐसे ही सारी स्ट्राइक प्राइस पे कुछ कॉल के भी प्रीमियम रहेंगे, ठीक है, और सारी स्ट्राइक प्राइस के पुट के भी प्रीमियम रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्ट्राइक प्राइस बनती है, आपकी ऑप्शन चेन हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पे जिस तरह से आप ऊपर जाते जाओगे इस ऑप्शन चेन में कॉल की साइड में, आपके प्रीमियम्स जो हैं वो हाईयर साइड पे जाते जाएंगे। यहाँ पे सस्ता प्रीमियम होगा सबसे, यहाँ पे और महंगा प्रीमियम, 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 यहाँ पे बहुत महंगा प्रीमियम। ऐसी पुट की साइड में नीचे जाते जाओगे, क्योंकि कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे। तो यहाँ पे आपको क्या करके चलना है, यहाँ पे सबसे सस्ता पुट का प्रीमियम, यहाँ पे और महंगा 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 पुट का प्रीमियम, यहाँ पे सबसे महंगा पुट का प्रीमियम। अब किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बढ़िया, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब ऑप्शंस में क्या होता है, देखो फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में आपको डिके देखने को नहीं मिलता। थीटा डिके मतलब क्या होता है, थीटा डिके मतलब ये होता है कि मोमेंटम तो आता है, अगर मान लो निफ्टी धीरे धीरे मूव कर रही है अपसाइड मोमेंटम, तो आपका फ्यूचर्स बढ़ेगा धीरे धीरे, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, अगर मोमेंटम धीरे धीरे आया तो आपका प्रीमियम बहुत साइडवेज रहेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी साइड ही मोमेंटम हो, इसमें मोमेंटम भी चाहिए होता है, प्लस बेसिकली टाइम भी चाहिए होता है। मतलब मोमेंटम ऐसे मतलब मेरा ये है कि साइड, आपकी साइड भी जाए और आपके मोमेंटम भी जाए। मतलब अगर आप मान लो कॉल खरीद के बैठे हो, मतलब आप निफ्टी को ऊपर भेजाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर गई लेकिन वो धीरे धीरे गई, तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके प्रीमियम को साइड, आपकी साइड तो गया ट्रेड, आपकी तरफ चला गया ट्रेड, साइड तो मिल गई आपको, लेकिन मोमेंटम मिसिंग है। अगर मोमेंटम मिसिंग है मतलब थीटा गलेगा, यहाँ पे प्रीमियम जो है वो मेल्ट होते होते जीरो हो जाएंगे, तो वहाँ पे अल्टीमेटली लॉस आपका है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेशंस हैं ऑप्शंस में, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, चाहे मैं थीटा की बात करूँ, चाहे मैं गामा की बात करूँ, चाहे मैं डेल्टा की बात करूँ, चाहे वीगा की बात करूँ, तो बहुत कैलकुलेशंस हैं ऑप्शंस में। अब कुछ लोगों को आज इसी वीडियो को देख के डर लग गया होगा, इसी चीज़ को सुन के डर लग गया होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा एज क्रिएट करना है, आपको थोड़ा सा एक अलग चीज़ यहाँ पे ऑप्शन एंड बेसिकली इसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में आप कमाना है बढ़िया पैसा, तो आपको कुछ अलग चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। जो रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत समझो अभी। कॉल मतलब क्या होता है, अगर हमें निफ्टी को ऊपर भेजना है, निफ्टी बाइंग साइड पे है तो कॉल खरीदेंगे, निफ्टी सेलिंग साइड पे है तो बेसिकली अपना पुट खरीदेंगे। अब यहाँ पे सस्ते प्रीमियम्स कौन से होंगे, जो नीचे से आ रहे होंगे ऊपर तक कॉल प्रीमियम, वो महंगे होते जाएंगे। यहाँ पे पुट प्रीमियम्स कौन से सस्ते होंगे, जो ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे, वो यहाँ पे चीपेस्ट प्रीमियम होगा, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम्स होंगे। तो कौन सा प्रीमियम खरीदना है, क्या बढ़िया है क्या बुरा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एटीएम होता है, एट द मनी, मतलब मनी मतलब कौन सा है, अभी करंट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, मनी, इसे समझ लो, इस तरीके से समझो।
एट द मनी मतलब अभी के ऊपर, इन द मनी मतलब ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, आउट ऑफ द मनी मतलब बाहर की तरफ। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली अभी हम समझेंगे। यहाँ पे ये ओ टी एम है पुट के लिए, ये आई टी एम है पुट के लिए, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे कि क्या होता है ओ टी एम आई टी एम। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। फ्यूचर्स बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें देखो एक चीज़ है कि फ्यूचर्स में कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, ऑप्शंस में कैपिटल 5,000 से भी काम चल जाता है, 2,000 3,000 से भी काम चल जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन खरीदते हो कौन सा नहीं खरीदते हो। लेकिन आप ये मत सोचना कि अब 5,000 लगा के 50 लाख बना लोगे, वो बेवकूफ़ बड़ी बातें हैं, वो जो यूट्यूब सोशल मीडिया पे आपको दिखती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच देखना पड़ेगा कि पहले मैं कैश में ट्रेड करूं, फिर मैं धीरे धीरे अपने क्वांटिटीज़ को मैनेज करूं, स्टॉक सिंपल से बाइंग सेलिंग करूं, उस हिसाब से ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज 5,000 रुपये लगाए, पहली पहली बार में ऑप्शन खरीद लिया और वो ऑप्शन आपका एक 5 रुपये से 1,000 रुपये हो गया। इलॉजिकल है, बिल्कुल एक डिल्यूजनल वाली चीज़ है। तो वो कभी होती भी नहीं है और ना हो पाएगी कभी, उसका भी रीज़न है, उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको समझ में आएगा कि सेगमेंट्स कितने सारे हैं मार्केट में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग की, ट्रेडिंग की। आई होप आपको सच में ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बहुत मज़ेदार एपिसोड था। अभी एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें पैनिक नहीं करना। पूरी अपनी जो सीरीज़ है, पूरा अपने एपिसोड्स हैं, पूरा अपना क्रैश कोर्स है, वो इसी बेसिस पे चलता रहेगा। तो आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, बैक टेस्टिंग करते जाओगे, तो सारी चीज़ आपको पता लगती जाएंगी। कमेंट बॉक्स में, पिंड कमेंट में हर एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो, जिससे आपको समझ में आए कि भाई मैं कुछ सीख भी रहा हूँ कि नहीं, कुछ पता भी चल रहा है मुझे कि नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने सही हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको पता लगती रहेंगी। तो आंसर ज़रूर दिया करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगले एपिसोड में मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के एपिसोड्स के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं बढ़िया अप्रोच के साथ, सिंपल लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ज़रूर वहाँ पे देखना, ज़रूर एपिसोड्स को देखना। और ऐसे वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स वाला है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें A to Z आपको बताता हूँ कि बेसिकली अपना शेड्यूल क्या है आगे की क्लासेस का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टेलीग्राम पे जाके दिखाऊँ तो प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, यहाँ पे सारी शेड्यूल वगैरह जो भी नोट्स, इसके जो नोट्स हैं ये वहाँ पे शेयर होंगे, सारे अपडेट्स वहाँ पे शेयर होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। लेकिन ट्रेड करते हो, अभी सारी चीज़ें कर रहे हो, फिलहाल अभी मार्केट्स में हो, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जो भी, या फिर जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक, एक अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपके चैनल में बायो में है। तो चैनल की बायो में जाके देख लेना, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स, सारी अपॉर्चुनिटी, सारे ट्रेडिंग सेटअप, सारी ऑब्जर्वेशन, एजुकेशनल पर्पस के लिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऑप्शन चेन से रिलेटेड एनालिसिस, सब कुछ वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर उसको भी ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।